आप देख रहे हैं के धाका क्लासेस और आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से बात करेंगे। जी। हम अक्सर अपने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए। बिल्कुल। पर आज हम सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर करेंगे। एक नागरिक के तौर पर देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? हमारे पास अनुच्छेद 51 क यानी नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर कुछ बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं जो खास तौर पर रीट और आरपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। तो आज का हमारा मिशन इन 11 कर्तव्यों को एक एक करके समझना है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्यों के पालन में है। क्या बात है। मतलब अगर हम अपने कर्तव्य निभाते हैं तो अधिकार हमें अपने आप मिल जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य, आप कह सकती हैं कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ इसे खोलते हैं। पहले कर्तव्य से शुरू करते हैं। 51 क। हाँ। ये कहता है कि हर नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। लगता तो है, पर यहीं पर वो छोटी छोटी बातें छिपी हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अच्छा, जैसे कि? हमारे स्रोत इस बात पर खास ध्यान दिलाते हैं कि इस कर्तव्य में सिर्फ राष्ट्रगान यानी जनगण मन का उल्लेख है। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम का नहीं। ये एक बहुत बारीक अंतर है, लेकिन परीक्षा में यही एक नंबर का फर्क पैदा कर सकता है। अरे वाह, ये वाकई दिलचस्प है। मतलब संविधान के अनुसार राष्ट्रगान का आदर करना एक मूल कर्तव्य है, पर राष्ट्रगीत का इसमें सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे पर। 51 ख। ये स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करने की बात करता है। यहाँ उच्च आदर्श से मतलब उन सिद्धांतों से है जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। जैसे? अहिंसा, लोकतंत्र। हाँ, अहिंसा, लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व। ये सिर्फ उन्हें याद रखने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाने की बात है। सही। अब अगले दो कर्तव्यों पर आते हैं जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े हैं। जी। 51 ग कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये अक्षुण्ण शब्द का क्या मतलब है? अक्षुण्ण का मतलब है जिसे तोड़ा ना जा सके, जिस पर कोई आंच ना आए। ये कर्तव्य हर नागरिक पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो देश की एकता को सबसे ऊपर रखे। और इसी से जुड़ा है अगला कर्तव्य घ, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यहाँ आह्वान शब्द का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि हमें सेना में भर्ती होने के लिए तैयार रहना चाहिए? ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। आह्वान का मतलब है कि किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय, चाहे वो युद्ध हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, अच्छा, या कोई और आपातकाल, देश को जब भी आपकी जरूरत पड़े, आप सेवा के लिए तैयार रहें। ये सिर्फ सैन्य सेवा नहीं है, ये किसी भी रूप में देश की मदद करने की तत्परता है। समझ गया। ये तो हुई राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की बात। जी। लेकिन एक राष्ट्र बनता है समाज से। बिल्कुल। तो अब उन कर्तव्यों पर आते हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हैं। 51 क ङ। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करने पर जोर देता है। और ये कर्तव्य यही नहीं रुकता। इसमें एक बहुत ही प्रगतिशील बात जोड़ी गई है जो इसे खास बनाती है। वो क्या है? ये कहता है कि नागरिक ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। सोचिए, संविधान निर्माताओं ने भाईचारे की भावना को सीधे महिला सम्मान से जोड़ा है। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, ये दिखाता है कि एक अच्छा समाज तभी बन सकता है जब उसमें सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, सम्मान हो। और ये भाईचारा और सम्मान तभी संभव है जब हम अपनी साझी विरासत को समझें, जो हमें अगले कर्तव्य 6 पर लाता है। हमारी सामाजिक संस्कृति पर। हाँ, सामाजिक संस्कृति या कंपोजिट कल्चर। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी गंगा जमुनी तहजीब। अच्छा। भारत हजारों सालों से अलग अलग धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का घर रहा है। इन सब के मेलजोल से जो एक मिलीजुली संस्कृति बनी है, वही हमारी सामाजिक संस्कृति है। मतलब हमारी विविधता में एकता।
बिल्कुल, और इसे बचाए रखना हम सबका काम है। तो राष्ट्र और समाज के बाद अब बात आती है हमारे आसपास की दुनिया और हमारी अपनी सोच की। जी, पर्यावरण और वैज्ञानिक सोच की। कर्तव्य 6 कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। इसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव सब शामिल हैं। और इसमें एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की एक तकनीकी बात नहीं है, ये करुणा और दया की बात है। ये कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स है। सही कहा। और एक स्वस्थ पर्यावरण के साथ साथ एक स्वस्थ और तार्किक समाज भी जरूरी है। यहीं पर कर्तव्य जो आता है, जो कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मुझे लगता है कि आज के दौर में जहां गलत सूचनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं, ये कर्तव्य सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है हर बात को तर्क की कसौटी पर कसना, सबूतों के आधार पर सोचना और अंधविश्वास से दूर रहना। जी, ये एक आधुनिक और प्रगतिशील समाज की नींव है। और इसी से जुड़ा है अगला कर्तव्य झ, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये तो हम अक्सर प्रदर्शनों या विरोध के समय भूल जाते हैं। सरकारी बसें, ट्रेनें, इमारतें, ये सब हमारे अपनी यानी सार्वजनिक संपत्ति है। एक तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति यह समझेगा कि अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। तो हमने राष्ट्र, समाज और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ लिया। अब आते हैं उस जिम्मेदारी पर जो शायद सबसे बुनियादी है, खुद के प्रति। हाँ, आखिरी 2 कर्तव्य। कर्तव्य जी कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करें। उत्कर्ष यानी एक्सीलेंस। ये बहुत ही प्रेरणादायक कर्तव्य है। ये कहता है कि आप जो भी करें, चाहे आप छात्र हों, शिक्षक हों, किसान हो या वैज्ञानिक, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हाँ, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। क्योंकि जब हर नागरिक अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, तभी तो राष्ट्र सामूहिक रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगा। और किसी भी व्यक्ति के लिए उत्कृष्टता का रास्ता शिक्षा से ही होकर जाता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। यहीं पर 11वां और आखिरी कर्तव्य जुड़ता है। ये कहता है कि माता-पिता या संरक्षक 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जी, और ये 11वां कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया। अच्छा, ये बाद में आया? हाँ, और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का यानी शिक्षा के अधिकार को एक कर्तव्य से जोड़ता है। ये दिखाता है कि शिक्षा एक अधिकार भी है और एक जिम्मेदारी भी। तो ये सभी कर्तव्य सुनने में बहुत आदर्श लगते हैं ना? जी, बिल्कुल। पर बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई इनका पालन न करे तो क्या होगा? क्या इन कर्तव्यों की कोई कानूनी ताकत है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सीधा जवाब है कि ये कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, मतलब नॉन जस्टिशिएबल। मतलब आप किसी पर सिर्फ इसलिए मुकदमा नहीं कर सकते कि उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया या अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करने की कोशिश नहीं की। सही, इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह सीधे अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। तो फिर क्या ये सिर्फ नैतिक सलाहें हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। भले ही ये सीधे लागू न हो, पर ये महत्वहीन नहीं है। पहली बात, संसद इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। अच्छा, कानून के जरिए? हाँ, जैसे कर्तव्य क कहता है राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, और इसे लागू करने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है, जो ध्वज के अपमान को दंडनीय बनाता है। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जैसे कई कानून हैं। मतलब एक कानून के लिए गाइड की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हम के ढाका क्लासेस के इन नोट्स में देख रहे हैं, 1999 में बनी JS वर्मा समिति ने ऐसे कई कानूनों की पहचान भी की थी। अच्छा। साथ ही अदालतें भी किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय इन कर्तव्यों को ध्यान में रखती हैं। अब कुछ ऐसी आम गलतफहमियों की बात करते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगती तो हैं कि हमारा कर्तव्य होंगी, पर असल में इस लिस्ट में शामिल नहीं है? हमारे स्रोत इस पर 3 बातें साफ करते हैं। पहली, मतदान करना यानी वोटिंग। वोट डालना मूल कर्तव्य नहीं है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी नागरिक जिम्मेदारी है,
पर ये अनुच्छेद 51 क के तहत एक मूल कर्तव्य नहीं है। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। और दूसरी कर भुगतान करना, पेइंग टैक्सेस। टैक्स देना एक कानूनी दायित्व है, लेकिन ये भी मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मुझे तो लगा था कि टैक्स देना तो निश्चित रूप से एक मूल कर्तव्य होगा। और यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है। स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी सिफारिशों पर यह कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, हाँ, उसने टैक्स भुगतान को एक मूल कर्तव्य बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने उस सुझाव को नहीं माना। अच्छा, और तीसरी चीज क्या है? तीसरी है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। ये भी मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। ये तीनों बिंदु, मतदान, कर भुगतान और परिवार नियोजन, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर भ्रमित करने के लिए पूछे जाते हैं। और एक और जरूरी बात, ये कर्तव्य सिर्फ भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। जी, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हम कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए एक तरह का नैतिक और नागरिक घोषणा पत्र है। बिल्कुल, ये हमें सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। जैसा कि इन नोट्स के निष्कर्ष में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, राष्ट्र का निर्माण केवल ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि नागरिकों के चरित्र और कर्तव्यों से होता है। क्या बात है! ये कर्तव्य उसी चरित्र के निर्माण की दिशा में एक मार्गदर्शन है। ये हमें बताते हैं कि एक बेहतर नागरिक कैसे बने, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर राष्ट्र बना सकें। आज की इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। हमने देखा कि ये कर्तव्य कानूनी रूप से सीधे लागू नहीं किए जा सकते, तो सवाल ये है कि कानून के अलावा आपके अनुसार इन्हें हर नागरिक के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का सबसे प्रभावशाली सामाजिक तरीका क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। ये ऑडियो के ढाका क्लासेस द्वारा तैयार किया गया है।